नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्यंजन संधि के बारे में। अभी तक आपने स्वर संधि और आपने विसर्ग संधि के बारे में देखा। अब जो एक टॉपिक बचा हुआ है संधि में वो है आपका व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। व्यंजन संधि के दो नियम आज हम देखेंगे। ऐसे ही दो दो तीन तीन नियम करके हम कुछ दिनों में समाप्त कर देंगे व्यंजन संधि को भी। ठीक है। व्यंजन संधि से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। स्वर आपको पता है अ से लेकर के जो अ आ ई करके हैं, और ए ओ औ ये जो है स्वर होते हैं। ठीक है। ए ओ औ इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और ये होता है आपका चंद्र बिंदु, ये होता है आपका हलंत आहा जो आप लिखते हैं। ठीक है। ये उ री और ये डबल री, ये क्या कहलाते हैं, ये सारे स्वर होते हैं। व्यंजन हमने देखा था क्या, दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हलंत, क ख जिसके नीचे ये सिंबल बना हो वो होते हैं हलंत। ग घ, ठीक है, अंगा, ये होते हैं हलंत। ये च छ ये सब वही हैं, ये जो हलंत वाले हैं। अगर आप इनके हलंत को हटा दो, कैसे हटता है हलंत, जब च में अ मिल जाता है तो पूरा च बन जाता है, तो ये हलंत हट गया। जब च में ई मिल जाता है तो ये ची बन जाता है। ठीक है। तो जो स्वर है वो क्या कर लेता है, ओवरकम कर लेता है। जहां पर ऐसी स्थिति होती है वहां पर कौन सा व्यंजन होता है, ये तो हलंत थे। जहां पर ये हलंत हट जाए और ये स्वर उसके साथ मिल करके स्वर उसको ओवरकम कर जाए तो वहां पर क्या होते हैं, वहां पर कौन से व्यंजन कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं अजंत। ये सब हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। ठीक है। आज हम व्यंजन संधि में कुछ नई चीजें देखते हैं। मतलब शुरुआत ही कर रहे हैं तो नई क्या, हर चीज नई होगी व्यंजन संधि के लिए। तो आपको एक वर्ण का वर्ग, वर्ण के जो वर्ग होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो व्यंजन के जो वर्ग होते हैं, जो क ख ग घ अंग, ये वाला जो वर्ग है ना, इसको कहते हैं क वर्ग। आई होप ये मैंने पढ़ाया होगा। उसके अलावा आप होता है, आपका होता है च वर्ग, उसके बाद अलावा आपका होता है ट वर्ग, उसके अलावा आपका होता है त वर्ग। ठीक है। उसके अलावा प वर्ग है। प वर्ग में कौन से आएंगे, प फ ब भ म। ठीक है। उसके बाद आपका य है, य र ल व श श ह छत्रज्ञ। तो ये सारे जो जिस तरीके से ये कहे जाते हैं, जैसे क वाली जो लाइन है उसको हम क वर्ग कहते हैं, च वाली जो लाइन है उसे च वर्ग कहते हैं। अब जो सबसे पहला नियम हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि का, वो नियम, ये जो वर्ग हैं इन वर्गों के पहले, फर्स्ट और तीसरे और पांचवें, यानी इन तीनों से जुड़ा हुआ है। पहले ही वर्ग, किसी भी वर्ग के, चाहे क वर्ग हो, चाहे च वर्ग हो, चाहे ट वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, उस वर्ग के पहले, यानी क की लाइन हम ले लें, मैं एक एग्जाम्पल के लिए लिख लेता हूं। क की लाइन हमने ले ली सपोज। ठीक है। तो क वाले में ये पहला, ये तीसरा और ये जो पांचवा है, इन तीनों से रिलेटेड नियम है हर एक के लिए, चाहे वो क हो, चाहे वो च हो, चाहे वो ट हो, कोई भी हो। तो उनके पहले, तीसरे और पांचवें से रिलेटेड नियम जो व्यंजन संधि के हैं, सबसे पहले हम उन्हें देखने जा रहे हैं। ठीक है। तो पहला नियम आप सिंपली ये याद रखिए कि अगर, ठीक है, अगर पहले वर्ग, पहले वर्ण से, जो पहला वर्ण है, जैसे क हो गया, पहले वर्ण के बाद कोई स्वर आए या व्यंजन आए, कौन सा व्यंजन, तीसरा या पांचवा, सॉरी तीसरा या चौथा, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा आए या फिर स्वर आए, तो क्या हो जाता है, पहला वाला तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है, जो पहला वाला है वो तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ये ध्यान से देखिए, जो पहला वर्ण है किसी भी वर्ग का, पहला वर्ण किसका, व्यंजन का, किसी भी व्यंजन का पहला वर्ण, उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए, आ जाए, ई आ जाए, कुछ भी आ जाए, या फिर व्यंजन आ जाए, कौन सा व्यंजन आ जाए, या तो किसी भी वर्ग का तीसरा व्यंजन आ जाए या चौथा व्यंजन आ जाए, तो उस केस में जो ये पहला वर्ण है ना, ये पहला वर्ण जो प्लस के पहले था, ये वाला किस में कन्वर्ट हो जाता है, तीसरे में, यानी क जो है वो ग में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने क लिया था तो आपका आधा ग बन जाएगा। ठीक है। अगर आपने पूरा क बन गया तो ये पूरा ग बन जाएगा।
ठीक है। ये कैसे बनते हैं अभी आप एग्जाम्पल देख करके इसको समझ जाएंगे। अभी हम उसका एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स लिख करके लाया हूं ताकि आपको वो समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं, दिक प्लस अंत। ठीक है, दिक प्लस अंत ये क्या बन जाएगा, दिगंत बन जाएगा। क किस में बदल गया, ग में, क्योंकि क आया और उसके बाद स्वर आया। ठीक है, कोई भी स्वर आया तो क का ग बन गया। क प्लस अंग, तो यहां पर क्या हुआ, क प्लस अंग हुआ। तो क प्लस अंग ये मिल करके गंग बन गया, दिगंत हो गया, ग बन गया ये। ठीक है, क्योंकि यहां पर स्वर इस्तेमाल हुआ है इसलिए इसका जो हलंत है या फिर जो आधा है, जो आधा अक्षर है वो नहीं बना यहाँ पे। आधा अक्षर कैसे लिखते हैं, आधा ग आप या तो ऐसे लिखते हैं या फिर आप इतना ही लिखते हैं ग। ठीक है, तो ये होता है आधा ग। इसको भी आधा ग कहते हैं, इसको भी आधा ग कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये आधा ग किसी स्वर से मिल रहा हो, जैसे अंग है ये तो स्वर वाली लाइन में है, तो जब ये उससे मिलता हो तो ये उसी के साथ क्या होता है, स्वर इसको क्या कर लेता है, ओवरकम कर लेता है। तो ये क्या बन गया, पूरा ग बन गया, दिगंत हो गया। तो स्वर के साथ आप याद रखिएगा, जब भी स्वर के साथ मिलेगा तो ये पूरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा, आधा वर्ण नहीं रह जाएगा। यानी तीसरा तो है, क का ग हो गया, यानी क ख ग। अगर आप देखें तो क वाले वर्ग में क ख ग, ग ही तीसरा है, तो बन तो गया तीसरा, लेकिन स्वर के साथ मिला तो पूरा बनेगा। अभी आप उसके साथ देखिए, अगर हम किसी व्यंजन के साथ लें, ठीक है, जैसे दिक प्लस गज, तो ये क्या बनेगा, ये क आधे ग में कन्वर्ट होगा और ये ग वैसे ही रहेगा। यानी कि क्या हो जाएगा, दिग, ये वाला क आधे ग में बदल गया और ये पूरा जो ग है उसको वैसा ही रहने दिया हमने, दिग्गज। तो स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में जो मेल हो रहा है, जब स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो और जब व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, व्यंजन का व्यंजन से मेल हो रहा है। किसी स्वर का किसी व्यंजन का किसी स्वर से या किसी व्यंजन का किसी व्यंजन से जब मेल हो तो वही व्यंजन संधि है। ठीक है, परिभाषा हालांकि आपको पहले से पता होगी, समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी बीच में मैं आपको बता दूं यहीं पर कि व्यंजन संधि का मतलब होता है किसी व्यंजन का किसी स्वर के साथ मेल या किसी व्यंजन का किसी व्यंजन के साथ मेल होना, वहां पर क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि अगर व्यंजन का व्यंजन से मिलाप हो रहा है तो जो आधा वाला व्यंजन है उस वर्ग का, अगर पहला है तो वो पूरे पूरे में कन्वर्ट नहीं होगा, वो भी आधे में ही कन्वर्ट होगा। उसके अलावा अगर आप देखें, वाक प्लस ईश, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये क है, ये बड़ी ई है, तो यहां पर व्यंजन और स्वर का मेल हो रहा है, तो स्वर क्या करेगा, ओवरकम कर जाएगा। तो क प्लस ई जब आप मिलाते हैं तो क्या बनेगा, घी, बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी, क्योंकि क ई में कन्वर्ट होगा, ग में कन्वर्ट होगा, और क्योंकि ई है तो ये बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, वागीश। ठीक है, बहुत सिंपल से हैं, सिर्फ समझने की देर है। अगर स्वर आए तो स्वर ओवरकम कर जाता है। जैसे आपने हलंत को अजंत में बदलते हुए देखा, आपको तो सीधे से पता है कि जब हलंत के साथ कोई भी स्वर मिले तो वो अजंत बन जाता है, उसकी अपनी जो आधी मात्रा है वो गायब हो जाती है। यानी आधी मात्रा जो होती है, जो आधा ग होता है या आधा जो हलंत होता है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है और स्वर उसको ओवरकम कर लेता है। ठीक है, तो ये होता है। इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं, दिक प्लस दर्शन। दिक प्लस दर्शन, ये क्या हो गया, दिग दर्शन। क्या हुआ, ये आपका क किस में बदला, आधे ग में, क्यों, क्योंकि द क्या है, द आपका व्यंजन है, ये स्वर नहीं है। और ये कौन से नंबर का व्यंजन है, ये कौन से वर्ग का है, ये त थ द, इस वाले वर्ग का है, तो तीसरा है। यही तो हमने पढ़ा, तीसरा या चौथा आए, या तो स्वर आए या तीसरा और चौथा आए, पहले किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा आए, तो पहला वाला जो होता है जिसके साथ आप मेल करा रहे हैं उसका पहला वाला तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है, तो क यहाँ पे ग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल जहां पे चौथा आता है। ठीक है, ये हुआ दिक प्लस विजय। ठीक है, ये वह है, ठीक है, ये वह है। वह कौन सा होता है, प फ, सॉरी, य र ल व, ये इस वाले वर्ग का होता है। तो ये कौन सा है, चौथा है। तो अगर तीसरा या चौथा कोई भी आए तो तीसरा जो पहला वाला है वो तीसरे में कन्वर्ट होता है। यहां पर देखिए, इस वाले को तीसरे में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या बन जाएगा, दिग विजय बन जाएगा। ठीक है, तो पहले का तीसरा कर देना है इस नियम में।
तो आप इसी तरीके से व्यंजन संधि को पहचान सकते हैं। इसको याद रखने का कोई ट्रिक, कोई तरीका कुछ नहीं होता। आप ट्रिक इस तरीके से याद रख सकते हैं कि आप 3-5 कर रहे हैं। पहला नियम 3-5 का नियम है। ठीक है। मैंने कहीं किसी अच्छे वीडियो में देखा था, ऐसे ही ऑनलाइन यूट्यूब पे किसी चैनल पे मैंने देखा था, कोई बड़े अच्छे सज्जन थे, वो पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने यही बोला कि 3-5 कर रहे हैं हम, पहले दूसरे नियम में 3-5 कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, ये हो सकता है आपकी हेल्प कर जाए। तो 3-5 करके आप इसे याद रखिएगा। ठीक है। तो आई डोंट नो क्या नाम था, हाँ, स्टडी 91 करके कोई चैनल है, वहां पर एक सज्जन है, वो पढ़ा रहे थे। तो वहीं से मैं ऐसे ही देख रहा था, तो देखते देखते पहुंचा। मैं भी संस्कृत पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि देखते हैं कि उनकी क्लास में कुछ अच्छा मिलता है। तो वहां से मैंने देखा, तो ये चीज उन्होंने बोली कि 3-5 कर रहे हैं, ऐसे करके मजाक में बोल दिया उन्होंने। मैंने कहा ये तो अच्छा ट्रिक भी है एक तरीके से, तो आप जो है इस ट्रिक को भी याद रख सकते हैं 3-5 करके। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, कोई ट्रिक बहुत ज्यादा काम नहीं करती है। कोई भी चीज, जैसा कि मैंने हर बार बोला, अभ्यास से ही परिपक्व होती है, अभ्यास से ही स्ट्रांग होती है। आपको ये चीजें कितनी भी याद हो जाएं, 3-5 करके भी इवन याद हो जाएं, जब तक आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे, भले ही आप इन्हीं का बार बार अभ्यास करें और बार बार इस नियम को याद करें कि हाँ, ये इस नियम के अनुसार चेंज हो रहा है, जब तक आप स्वयं से अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें आपको याद हो ही नहीं सकती या आपके दिमाग में बैठ ही नहीं सकती। अभ्यास ही एकमात्र तरीका है किसी भी विषय पर पकड़ बनाने का। किसी भी चीज पर पकड़ बनाने का एक ही तरीका होता है, वो है अभ्यास। खास करके जब भी आप कोई भाषा सीख रहे हो, शुरुआती स्टेज में हो, खास करके जो संस्कृत जैसी भाषा है, ठीक है, कठिन है नहीं, ये कठिन लगती है। क्यों? क्योंकि अभ्यास करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हमें ये लगता है इससे हमें मिलेगा क्या। आज के समय में संस्कृत भाषा में हमें लगता है मिलेगा क्या, लेकिन ये बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। लोगों को ऐसा लगता है कि मिलेगा क्या, लेकिन अगर आप जा करके देखेंगे तो इसकी डिमांड जिस तरीके से बढ़ रही है संस्कृत भाषा की, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इवन अगर आप जा करके पढ़ें, जा करके आप देखें, तो खुद नासा जो है वो कंप्यूटर के लिए जो एक ऐसी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज प्रिपेयर करना चाह रहा है जिसमें कम से कम सिनोनिम्स हों, ताकि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जो कन्वर्जन होता है, नेशनल लैंग्वेज सपोर्ट जो ऐड किया जाता है, उसको आसानी से अचीव किया जा सके। और उन्हें ये जो भाषा है संस्कृत भाषा, ये सबसे ज़्यादा सुटेबल लगती है, इस पे स्टडी चलती है। आप जा करके यूट्यूब पे या फिर आप कहीं पर भी ऑनलाइन सोर्सेज पे आप सर्च मार करके देख सकते हैं कि क्या चल रहा है दुनिया में, आप समझिए। ठीक है। बिना वजह ही अपने ही देश में जो कुछ गद्दार बैठे हैं, उनके कहने पर जो देश की संस्कृति, देश की सभ्यता, देश की उन्नति, देश की प्रगति, हर चीज़ से जो नफरत करते हैं, उनकी बातें मत सुनिए। वो उनकी बातें लॉजिकल लगती हैं, लेकिन वो पूरी तरह से इलॉजिकल और अपनी ही बातों को काटने वाली होती हैं। अगर आप उनकी ही बातों को सुनेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में ही अपनी ही बातों को वो काट रहे होते हैं। जैसे एक बार की मैं आपको बात बताऊं कि एक सज्जन थे, उन्होंने बोला कि मैं तो भगवान को नहीं मानता, ये सब राम वाम ये सब काल्पनिक है, राम कृष्ण सब काल्पनिक है, ये सब कल्पनाएं हैं, पंडितों का ढपोल संख्या और कुछ नहीं है। उसने ऐसा बोला। फिर एक जगह कहीं बात होने लगी, तो उसने ये बात उठा दी कि राम ने सीता को वनवास क्यों दिया। ठीक है। तो उससे मैंने पूछा कि या तो तुम भगवान को मानते हो या नहीं मानते हो। अगर मानते हो तब तो तुम्हारा ये सवाल वैलिड है कि राम ने सीता को वनवास क्यों दिया। तो अगर ये सवाल का उत्तर तुम चाहते हो कि हाँ, इस सवाल का उत्तर कोई दे या इस पर कोई वाद विवाद हो कि क्यों दिया होगा, क्यों दिया था, तो उससे पहले तुम ये मानो कि हाँ, तुम मानते थे कि राम थे। अगर तुम मानते ही नहीं हो कि राम थे, तो फिर तुम इस प्रश्न को उठा क्यों रहे हो। बिना वजह जो चीज थी ही नहीं, उस पर अपना दिमाग तुम क्यों लगा रहे हो। तुम या तो मानो, पहले या तो मानो कि राम थे, फिर इस बात पे डिस्कशन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अपनी ही बातों को काटने वाले तर्क, और उसके बाद ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े तर्क शास्त्री हैं। तो आप इनका लेवल देख सकते हैं बुद्धि का। तो आप इन लोगों की बातों में ना आकर के स्वयं बुद्धि लगाइए, स्वयं देखिए संसार में क्या चल रहा है, क्या इस संसार में संस्कृत भाषा को लेकर या आपकी संस्कृति को लेकर के क्या चीज़ें चल रही हैं। आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से साइंटिफिक मटेरियल है। जो कुछ भी हमारे पास है, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, संस्कृत भाषा हो, चाहे वो कोई भी भाषा जो हमारे देश में बोली जाती है, कोई भी भाषा हो, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार पर तैयार चीजें हैं। इनमें कम से कम या मिनिमल या जीरो, खास करके आपकी जो ये संस्कृत लैंग्वेज है, इनमें और इस तरह की चीजों में मिनिमम मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सेप्शंस, यानी अपवाद सबसे कम होते हैं या होते ही नहीं है। ठीक है। तो जहां अपवाद सबसे कम होते हैं, वो भाषा उतनी ही ज्यादा या वो विषय उतना ही ज्यादा साइंटिफिक होता है, ये आप समझ सकते हैं। जहां अपवाद हैं, इसका मतलब है कि अभी भी कुछ खोजना बाकी है, कहीं ना कहीं तथ्यों को, जहां आपने एक पैटर्न खोजा है, उस पैटर्न से हटके भी कुछ है, कोई एक पैटर्न और भी है, कुछ ऐसा भी है जिस नियम को आप पकड़ नहीं पा रहे हैं और उसको आपने अपवाद कह दिया है।
ठीक है। तो अपवाद हमारे इसमें कम से कम होते हैं। ठीक है, कहीं पर ऐसा नहीं कि ये कह दिया लेकिन इस स्थिति में आप ये मान लो, ऐसे आप ये मानते थे लेकिन अभी आप ये मान लो, इसके लिए रट लो। ये हमारी संस्कृति में ये सारी चीजें, चाहे वो साइंस हो चाहे कोई भी चीज हो, जो हमारी संस्कृति से निकली है, वहां पर इसका कोई लेना देना नहीं है, अपवाद कम से कम है। ठीक है, या फिर जीरो की मात्रा में है। ठीक है, तो ये आपने देखा, ये आपका पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में कन्वर्जन आपने देखा। तो ये नियम याद रखिए, पहला वर्ण, फिर उसके बाद स्वर या फिर व्यंजन, जो कि किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन हो सकता है, तो उस केस में पहला वर्ण तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ में आपने जो आपने स्वर का नियम है उसको याद रखा कि स्वर के केस में ये आधा नहीं रहेगा, ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वर व्यंजन जब किसी स्वर से मिलता है, हलंत व्यंजन जब किसी स्वर से मिलता है, तो वो अजंत में यानी मात्रा के साथ ओवरकम होकर के कन्वर्ट हो जाता है और पूरा व्यंजन बन जाता है। ठीक है, जैसे ग को ई, क को बड़ी ई के साथ मिलाया तो की बन जाता है। ठीक है, ये की बनता है, लेकिन व्यंजन के नियम के अनुसार ये गी बना। ये जो व्यंजन का नियम है इसके लिए इसको बताया गया कि ये गी बड़ी ई की मात्रा चढ़ जाएगी, ग बन जाएगा। ये पहले का तीसरे में कन्वर्जन हो गया। अब हम देखते हैं पहले का पांचवें में कन्वर्जन। ठीक है, पहले का पांचवें में कन्वर्जन कैसे होता है? दूसरा नियम, प्रथम वर्ण का पांचवें में परिवर्तन। ये कैसे होता है? जैसे आपने लिया कुछ ये कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कुछ लिख के लाया हूं। वाक प्लस मैं इज इक्वल टू वांग मैं। ठीक है, उसके अलावा एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शट प्लस मुख, क्या हो गया? षटमुख, षणमुख। ठीक है, छह मुख वाला। उत प्लस मत। ठीक है, तो ये क्या हो गया? उन्मत्त। ठीक है, उसके अलावा क्या है? तत् प्लस मय, क्या हो गया? तन्मय हो गया। उसके अलावा क्या हो गया? चित प्लस मय, ये क्या हो गया? चिन्मय। ठीक है, तो आपने यहां पर एक चीज देखी, एक और देखते हैं, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, एक चीज आपको दिख रही होगी, ये क है जो कि पहला है, ये ट है, ये भी ट वर्ग का पहला है, ये त है यानी त वर्ग का पहला है, ये त है यानी त वर्ग का पहला व्यंजन, ये भी त वर्ग का पहला व्यंजन, ये भी त यानी त वर्ग का पहला व्यंजन। तो वर्ग का पहला व्यंजन, पहला व्यंजन। ठीक है, वर्ग का, किसी भी वर्ग का पहला व्यंजन। ठीक है, प्लस किसी भी वर्ग का पांचवा व्यंजन। आप ये देखिए, म क्या है? प फ ब भ म, ये प वर्ग का पांचवा व्यंजन है। प फ ब भ म, ये फिर से म, ये भी म तो है ही। लास्ट में आप ये देखिए न, तो ये क्या है? त थ द ध न। ठीक है, पहला व्यंजन और किसी भी वर्ग का पांचवा व्यंजन आए, ठीक है, तो पहले वर्ग का यानी इस वर्ग का ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये पांचवें वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। पांचवें वर्ण में कौन सा वाला? पहला व्यंजन, पहला जो व्यंजन है अपने वर्ग के पांचवें व्यंजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। यानी शट, जैसे यहां पर है वाक धन्मय, क का क्या बनेगा? अंग बनेगा, क ख ग घ अंग बनेगा। तो ये वाला जो है ना, ये पांचवें पे जाएगा। ठीक है, यहां पर देखना है कि ये पांचवा है या नहीं किसी वर्ग का। ठीक है, एक थोड़ा सफाई से लिख देता हूं मैं इसको, वाक प्लस मैं, ये देखना है पहला है ये। ठीक है, किसी वर्ग का। इसके बाद देखना है ये क्या है? ये पांचवा है किसी भी वर्ग का। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अपने वर्ग के पांचवें में। और क वर्ग का पांचवा कौन सा है? क ख ग घ अंग। ठीक है, तो ये अंग बन गया। ये होता है। यहां पर अगर आप देखें तो ये वांग में क्यों बना? इसीलिए बना। शट प्लस मुख, ये ट है, तो ट ठ ड ढ और ण। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर आधा ट लिया गया है तो ण भी आधा लेंगे। अगर आप ण आधा लेंगे तो इतना लिखेंगे। ठीक है, या फिर इतना लिखेंगे। आधा ण ऐसे बनता है या फिर ऐसे बनता है। तो यहां पर क्या हुआ? आधा ड़ लिया गया, तो षणमुख। उत धन मत,
ये म क्या है, ये पांचवा है, किसी भी वर्ग का पांचवा आ जाए। आप अपने, अगर आपका पहला वर्ण है अपने वर्ग का, किसी भी वर्ग का पहला, और उसके बाद क्या है, किसी भी वर्ग का पांचवा अगर आ जाए, तो पहले वाले का किस में, पांचवें में कन्वर्ज होना है। तो पहले वाले वर्ग के अक्षर का उसी वर्ग के पांचवें अक्षर में कन्वर्जन हो जाता है, पांचवें वर्ण में कन्वर्जन हो जाता है। तो आधा त है, तो ये क्या बनेगा, त थ द ध न, ये भी पांचवें की तरफ चला जाएगा। तो न बनेगा, क्योंकि ये आधा त है, तो ये क्या बनेगा, आधा न बनेगा। आधा न या तो ऐसे लिखा जाता है या फिर इस तरह लिखा जाता है, सिर्फ इतना। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो गया, उन्मत्त हो गया। ये तत् प्लस मैं, ये तन्मय हो गया, क्योंकि ये त आधे न में कन्वर्ट होगा। चित प्लस मैं, ये आधे न में कन्वर्ट होगा, चिन्मय। जगत प्लस नाथ, ये जगन्नाथ हो गया, ये त फिर आधे न में कन्वर्ट होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये नियम हमने बनाए हैं, किस तरीके से ये नियम हमें पता लगे हैं, कैसे हमने इन नियमों को समझना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप लगातार हमारे वीडियो देखते रहते हैं तो भी आप एक जनरल नॉलेज ले रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि आप हर वीडियो देखें ही, अगर आपको पता है तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन संस्कृत लैंग्वेज क्या है, कैसे ये काम करती है, इसमें किस तरह से संधियां समास ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, अगर आप वैसे ही हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं और ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो वैसे भी आपके काम आ जाएगा, एक जनरल नॉलेज आपको संस्कृत की मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से ये आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो ये जो नियम है, जो कि मैंने बताया कि कहीं किसी चैनल से, Study 91 था एक चैनल शायद, तो वहां से मैंने एक जो सज्जन वहां पे पढ़ा रहे थे, तो उनके मुंह से मैंने सुना कि 3-5 ये नियम कुछ होता है। मैं तो इसको 3-5 करके याद रखता हूँ, तो मुझे ये ठीक लगा, तो मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं। तो ये आप देख सकते हैं, 3-5 ये नियम याद रखिए। आप चाहें तो उस चैनल पे जा करके भी आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, बिल्कुल समझिए वहां जा करके। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी तरह का कोई कंपटीशन किसी चैनल में हो। हमारा तो ये चैनल ही इसलिए बनाया गया है ताकि अवेयरनेस फैले अपनी संस्कृति की। इसलिए कोई भी चैनल जो मुझे अच्छा लगता है, मैं उसका यहाँ नाम लूंगा कि आप वहां जाइए, वहां जा करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। कुल मिला के उद्देश्य यह है कि आप समाज में एक अवेयरनेस फैलाएं, आपको अवेयरनेस मिले, आप चीज़ों को सीखें। तो मैं आपको बता दूं, उसका नाम Study 91 है, एंड शायद जो वहां पर पढ़ाते हैं उनका नाम है नितिन, उनको नितिन सर के नाम से जानते हैं लोग। तो वहां पर भी जाकर के आप डिटेल में देख सकते हैं, यहाँ पर समझ में आया यहाँ पर नहीं तो वहां जाकर के भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ही जो है हम एक दूसरे से सीखते हैं, क्योंकि इसको मैंने पढ़ा था लेकिन मैं सोच रहा था इसको और रोचक कैसे बनाऊं, तो इसी सीक्वेंस में मैं यूट्यूब की वीडियो देखने लगा कि हाँ देखूं जरा कहीं किसी जगह पे और कोई अच्छी ट्रिक्स दी गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के अगर आप इनको भी देखते जाते हैं और अगर आप उन्हें भी देखते जाते हैं, किसी को भी देखते जाते हैं, कोई भी चैनल हो, कहीं पर भी हो, आप उन सभी चैनल्स को जहां पर भी आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपकी भाषा से जुड़ी हुई चीज़ों की के बारे में जानकारी आपको मिल रही हो, उससे जरूर जुड़ें, और उसको लेकर के खुद भी अवेयर हों और दूसरों को भी अवेयर कराएं। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।